रिगार्डिंग द वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी के अंदर में, तो वो धीरे धीरे होगा। फॉर एग्जाम्पल स्कीम्स आ रहा है, लाडली बहना योजना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के जिनका जो रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी के अंदर में 33% किया गया है, 30% आफ्टर द डिलिमिटेशन। नॉमिनेशन में बढ़ते जा रहा है, और फिर हर जगह अपॉइंटमेंट भी हो रहा है। CISF में पहली बार विमेन चीफ बनी, वैसे ही एस SBI में भी बनी थी। तो आई थिंक देयर इज अ चेंजेस। मानसी आपको कुछ बोलना? नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। DGP मीट, इसका रिलेवेंस मानसी? एक ही स्टेट लेवल जो पुलिस में टॉप पोस्ट होती है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, सो देयर मीटिंग यही कि डिफरेंट स्टेट्स में जो सपोज क्राइम हो रहा है, जो लाइक क्रिमिनल्स अगर किसी एक स्टेट में क्राइम करते हैं दूसरे में चले जाते हैं, तो उसमें वी कैन से कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी स्टेट्स पुलिस एजेंसीज एंड इसके अलावा कि और किसी स्टेट में कुछ अच्छे अगर मेजर्स लिए जा रहे हो किसी और स्टेट में यूज किए जा सकते हैं, इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, तो फॉर दैट। हम्म, ठीक है। तो मेन बात है कि इसमें मिलिटेंसी का बात, हर चीज पर डिस्कशन होता है, ओवरऑल डिस्कशन होता है, एक दूसरे हर एक स्टेट का मॉडल डिस्कस होता है, बेस्ट मॉडल अप्लाई किया जाता है, और सीखा जाता है कि क्या हम सीख सकते हैं दूसरे स्टेट से। तो ऑन द इश्यू ऑफ न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल एक्सीजेंसीज हो गया, इमरजेंसी चैलेंजेस हो गया, बॉर्डर मैनेजमेंट, पुलिस इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंटर टेररिज्म, सिनर्जी। सिनर्जी मतलब कोऑपरेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजेंसीज। मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड मिलिटेंसी। हाइब्रिड मतलब कि आप साइबर वॉरफेयर भी कर रहे हो, आप नॉन स्टेट एक्टर डाल रहे हो, स्टेट भी डाल रहे हो, तो हाइब्रिड हो गया। मिलिटेंसी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस हो गया, वो सब पर बात होता है, चर्चा होता है, डिस्कशन। IPS ऑफिसर नीना सिंह जी, she have taken the charge as DG of CISF, first women chief of CISF। तो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। मानसी इसके बारे में बताओ। अपॉइंटमेंट कमेटी द कैबिनेट, मतलब एक तो ये जो नेम से ही क्लियरली समझ में आ रहा है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशंस दी जाती है बाय दिस कमेटी। और बता दो और एग्जैक्टली तो। सोचो। और अपॉइंटमेंट का, हाँ मैं बता रहा हूँ पहले। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर में होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, तो वो डिसाइड करते हैं वेरियस टॉप लेवल अपॉइंटमेंट इन द कंट्री। RBI हो गए, या फिर गवर्नर हो गए, फिर टॉप DGP, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हो गए, बाकी सबका अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसमें होता है। तो सोचो, सी इज ऑर्डिनरी फ्रॉम बिहार, पटना विमेन कॉलेज से पढ़ी, MS की JNU में, हार्वर्ड में, सोशल प्रोग्राम पढ़ी MIT US में, को ऑथर्ड रिसर्च पेपर विद इकोनॉमिक्स नोबेल लॉरेट अभिजीत बैनर्जी। उसके बाद प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल मिला उनको 2005 में। 2014 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस मिला। अति उत्कृष्ट सेवा मेडल मिला 2020 में। फिर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला उन्हें, नारी शक्ति सम्मान के लिए। शी ऑल्सो अर्न द टाइटल ऑफ द चैंपियन एविडेंस बेस्ड पोलिसिंग फ्रॉम द कैम्ब्रिज। तो आई थिंक वी कैन कोट हर एग्जाम्पल, क्योंकि चैंपियन और एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग मिल चुका है इनको, पुलिस मेडल मिल रहा है, तो ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि ठप्पा लग चुके हैं उनके ऊपर में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलिट इंस्टीट्यूशन इंडिया में। तो आंचल, यू कैन टेक दिस वन इफ यू आर लिसनिंग टू दिस। एक सेकेंड। 1989 बैच IPS ऑफिसर, राजस्थान कैडर मिला था इनको। सीना बोरा केस में भी हेड की थी इन्वेस्टिगेशन, हाई प्रोफाइल है, CBI में भी थी वो। करप्शन, बैंक फ्रॉड, इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो इसमें दिखाता है कि जो लोग होता है IPS ऑफिसर या IAS अफसर, उनके पास एबिलिटी होना चाहिए कि जो उनका पोस्ट चेंज हो रहा है तो उनके अनुसार, वो डिपार्टमेंट के अनुसार ढल जाए। क्यों? क्योंकि पहले वो अलग थी, अलग डिपार्टमेंट काम कर रही थी, CISF से सिर्फ 2021 में जुड़ी,
शी हैज बीन वर्किंग इन द सीआईएसएफ सिंस 2021, मतलब 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 हो गया, और 3 में तो उनका एडीजी, डीजी, स्पेशल डीजी, फिर डीजी, और फिर अभी तो डीजीपी बन गए डायरेक्टली। तो बस 3 साल का एक्सपीरियंस है, डीजीपी बना दिए। तो कहीं ना कहीं जो एक कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द लोकल कल्चर है, लोकल कैसे ट्रेडिशन है सीएसएफ के अंदर में, और कैसे वर्किंग एथिक्स है, उसको अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। तो ग्लास स्काई वाटर वाई वॉक प्रोजेक्ट बात किए, ये खुला मैदान एक तरह से वो तो लायंस पॉइंट, टाइगर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया पुणे में, नॉट मच। A year spent in artificial intelligence is enough to make one believe in God. बताओ करुणा। Okay, Karuna will speak up first. मानसी। Okay, मैं इस पे ये बोलूंगी, years spent in artificial intelligence is enough to make one believe in God, कि मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले, मतलब हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट हम्म। दैट तो बिकेम रियलिटी। तो उस तरीके से इट इज बीइंग पुट अप। हाँ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो इतना जल्दी से इम्प्रूवमेंट हुआ, और 1 साल के अंदर कोई बात करने लगे कि इंसान से बात कर रहे हैं, तो इंसान इंसान खुद ही एक जो गॉड का क्रिएशन, मैं बात करूं इन जनरल जो होता है, कि इतना डिफरेंट है, सोचने का तरीका ही डिफरेंट है, मतलब इतना एक कनेक्शन बनता है, तो वो ऐसा फील होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करके, तो इसलिए बोला जाता है बिलीव इन गॉड, कि जादू है एक तरह से। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ऑर्डर एट सी। तो अरुण प्रकाश जी, ही इज अ रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो इनका व्यू पॉइंट देखते हैं। इंडिया मस्ट यूज इज स्टैंडिंग विद ईरान इजराइल टू अर्ज रीस्ट्रेंट। इसराइल और ईरान के बीच में एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का बात होता है, यहूदी, हमास, हिजबुल्लाह को लेकर के, तो रीस्ट्रेंट करिए, उनका बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि ये रेड सी का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर होना चाहिए इंडिया का, उसमें से रीजन। फिर 20th सेंचुरी से प्रॉब्लम दिखा गया है कि जर्मन हैव बीन टारगेटिंग एलाइड मर्चेंट शिपिंग इन दैट रीजन ड्यूरिंग द 1945 के पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट 1980 में भी हुआ ऐसा चीज, फिर गल्फ वॉर में भी हुआ, पर्शियन गल्फ वॉर में भी हुआ। तो वो रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसलिए इंडिया को क्रिटिकल चोक पॉइंट में अपना जो भी एसेट है, नेवल एसेट्स को तैनात करना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बाब एल मंडेब स्ट्रेट इंपॉर्टेंट, लिंकिंग द इंडियन ओशन विद मेडिटेरियन सी। सुएज कैनाल, गल्फ ऑफ अकाबा भी गल्फ ऑफ, इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है क्या, गल्फ ऑफ काबा वहीं पर है। फिर मल्टीलैटरल डायमेंशन लाइक जॉर्डन, बहरीन, कतार, ये सबसे बात करना चाहिए टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ह्यूथी अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया के ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी, आज से 2 साल पहले। प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो मिशन है, यूएस बॉन्ड, मल्टी कंट्री उसकी पार्ट है, उसके साथ साथ बाकी भी होना चाहिए, नेटो कंट्रीज भी होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट भी होना चाहिए, नेवल प्रेजेंस होना चाहिए इंडिया का, बात कर लिए। तो फ्लैग स्टेट भी होना चाहिए, कि जो भी शिप है उसके ऊपर में इंडियन फ्लैग है, कहीं और कोई भी कंट्री का फ्लैग, और फ्रेंडली फ्लैग होने से हो सकता है इस पर अटैक नहीं, ऐसे भी काम कर सकते हैं। ड्रोन वॉरफेयर एक चैलेंज है, तो काउंटर ड्रोन वॉरफेयर एक मैकेनिज्म होना चाहिए। शिपिंग, मर्चेंट शिपिंग आर टोटली डिफेंसलेस, उसके अंदर में डेटा डेटा लो फ्लाइंग ड्रो को डील करने के लिए एंटी ड्रोन मेजर भी क्रिएट करना चाहिए। तो ये सब शॉर्ट एरियाज होगा, हम लोग डिस्कस पहले भी किए थे, नो न्यू इंपॉर्टेंट एरियाज। फिर आते हैं पीएम किसान मॉडल, नेक्स्ट आर्टिकल। 8.75 करोड़, इसका मकसद है कि 6,000 रुपीज देना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एंड 2,000 रुपीज देना है हर तीसरे, मतलब 2-2 मंथ में, 1 मंथ में तो ऐसा हो जाता है। एंड इट इज ओनली फॉर द लैंडेड फार्मर, लैंडलेस के लिए बात ही नहीं होता है इसमें।
लेकिन जो राइथू बंडू है ये 12,000 रुपीज देते हैं पर एकड़। इट बेनिफिट्स रिच फार्मर ओवर द स्मॉल लैंड ओनर। तो ये डिफरेंट है। तो कंसर्न क्या है इसमें कि लैंडलेस के लिए बात ही नहीं हो रहा है पीएम किसान के अंदर में, सिर्फ लैंडेड, छोटा छोटा लैंड भी रहे तो उनको मिलेगा। दूसरा है कि मिडिल फार्मर का इशू है। दूसरा है कि आप सिर्फ राइस वीट का साइकिल है उसको ज़्यादा एमएसपी मिलता है, तो वो भी एक ओवरऑल मार्केट डिस्टॉर्शन सब्सिडी, वेदर फार्म इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, या फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इसी कारण होता है। तो ये बात है। तो COP 28 का फेलियर कहां पर है कि बाइंडिंग कमिटमेंट कि कितना कमिटमेंट, एनडीसी कितना कमिटमेंट होना चाहिए। हर कोई अपना बात कर ले, ट्रांजिशन, जस्ट ट्रांजिशन का तो बात करते हैं, लेकिन कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मोस्ट अकाउंटेबल, उसके अकॉर्डिंगली बाइंडिंग अग्रीमेंट वैसा हो नहीं पाया फिर से। जैसे कोयोटो था। G20 कंट्रीज कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 74% ऑफ ग्लोबल एमिशन। उसके अंदर भी डिफरेंसेस है, तो इसलिए बाइंडिंग नहीं हो पाया डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच में। वॉलंटरी नेचर ऑफ द अग्रीमेंट है, वही बात है। तो COP 26 में ग्लासगो में जो बात हुआ वही कंटिन्यू हो रहा है इसमें भी। इंडिया तो मेथेन प्लेस साइन भी नहीं किया क्योंकि एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है। 80% ऑफ द मीथेन कम्स फ्रॉम द पैडी कल्टीवेशन, इसी कारण। आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन का बात होता है यहाँ पर। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समिट हुआ था, इसके अंदर में डिटेल में बात हुआ कि हमें रेगुलेट करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ईयू में जो एआई एक्ट आ रहा है उसका अकॉर्डिंगली एक सेट होगा प्रेसिडेंट वर्ल्ड वाइड। देयर क्वेश्चन ऑन द ह्यूमन रेस की डोमिनेट कौन करेगा लॉन्ग टर्म में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडिया की ह्यूमन। तो कैसे पता लग सकता है कि प्रोपागेंडा क्या है, ट्रूथ क्या है, अनट्रूथ क्या है। हम लोग पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में रहते हैं। तो रोम कॉल फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, एथिकल एआई का बात होता है इसमें। दिल्ली डिक्लेरेशन जो G20 में बात हुआ, दे इट कॉल फॉर द रिस्पॉन्सिबल यूज एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई, ताकि मिसलीडिंग और मिसलीड नहीं, मिस यूज नहीं किया जाए एआई को। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट की वर्ड लिखा है एल्गोरेथिक्स। एल्गोरिथम मतलब एथिक्स। जो एल्गोरिदम बनाते हो तो उसमें कोई बायसेस नहीं होना चाहिए, नॉन पार्टिसिपेशनशिप होना चाहिए उसमें। उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ओवरऑल एल्गोरिदम उसको एथिकल, हाईएस्ट एथिकल प्रिंसिपल जो है उसको स्टैंड अपहोल्ड करना चाहिए, जो एल्गोरिथिक्स होगी। Fiercest dinosaur to have existed in India is Rajasaurus nurmanensis, carnivorous dinosaurs from the Cretaceous period. Its fossil fuel were found in 1980. तो ये fossil fuel, dinosaurs fossil fuel have been excavated in Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu. 256 fossilized eggs were discovered 23 में, 2023 में मध्य प्रदेश में धार रीजन। Similarity between the Rajasaurus and Manjungatholus, a dinosaur from the Madagascar, suggested there is a terrestrial connection between the two nations around 67 million। तो हम लोग पैंजिया का बात करते हैं तो उसमें जुड़ा हुआ होगा, इसी कारण देयर वाज अ मूवमेंट बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो द मैदागास्कर। इसी कारण दोनों जगह फॉसिल फ्यूल एक सिमिलैरिटी दिखाता है, शोकेस करते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि जो लोकल ट्राइबल्स थे, ये जो अंडा था इसको पूजा कर रहे थे, तो बाद में पता चला कि डायनासोरस का फॉसिलाइज्ड एग है। तो ये गेम ऑफ थ्रोन जैसा हो गया एक तरह से कि fossilized dinosaurs egg, with scientists hoping to the
बैग इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को जियो पार्क टैग. Anand Mohan Ji looks into the how tribal tradition fossilized God reconcile with the prehistoric truth and scientific temper. तो ये एग्जाम्पल हो गया एक तरह से जो साइंटिफिक स्पिरिट और जो फेथ है कहाँ मिक्सचर होता है, कहाँ पर डाइल्यूट होता है, कहाँ पर का एक दूसरे का बाउंड्री मर्ज हो जाता है. ये एक एग्जाम्पल हो गया. Tribes resided in the Narmada Valley worshipped this fossilized Titanosaurus X, having cattle jumps over them for healthy offspring and performing animal sacrifices before the harvest. तो इंडिया में कैप्टन विलियम सिलीमैन of the East India Company discovered the first Dinosaurus bones in India, 1828 जबलपुर में. 1902 में अशोक शाहनी जी found fossilized Titanosaurus egg from the Cretaceous period in जबलपुर. तो कौन से ट्राइब का बात हो रहा है? भील ट्राइब का. Politics and sports, arts of the possible. Politics and sports will remain the national conversation next year also. तो पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स से बोला जाए तो एक तो बात होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उनका जो इलेक्शन और इंटरफेरेंस उससे. दूसरा T20 IPL और इंडिया का जो इंडिया हार गया फाइनल में उस पर हो गया. फिर नीरज चोपड़ा का लॉन्ग टर्म विजन विद रिस्पेक्ट टू द विनिंग ऑफ द गोल्ड वो हो गया. तो और भी एरियाज हो गए. ओलंपिक्स एंड पॉलिटिक्स, क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स. तो अल्फा पीस अकॉर्ड वी डिस्कस कि अभी साइन हुआ है हाल फिलहाल विद बिटवीन द असम गवर्नमेंट एंड आल्सो द इंडियन गवर्नमेंट. 1979 में स्टार्ट हुआ था, एस्टैब्लिश्ड एंड डिकेड 4 डिकेड ऑफ ब्लडशेड. और अभी जाकर के स्पेशल पावर एक्ट इसको इन्वोक किया गया था. ऑपरेशन बजरंग 1990 से स्टार्ट किया गया था उसके खिलाफ में. अब धीरे धीरे देयर वाज अ सम फॉर्म ऑफ कनेक्शन और फॉर्म ऑफ पीस ट्रीटी. बैक बैक चैनलिंग इसको बोलते हैं, बैक टॉक्स बोलते हैं, बैक चैनलिंग टॉक्स बोलते हैं, वो किया गया. दूसरा कि अल्फा को सपोर्ट किया गया बाय द टेररिस्ट आउटफिट आल्सो, इस्लामिक टेररिस्ट आउटफिट सच एज हरकत उल जिहाद इस्लामी, अल कायदा. अल्फा सेल्फ स्टाइल मिलिट्री चीफ मेट ओसामा बिन लादेन. ISI से कनेक्शन भी है उनका. म्यांमार भी में भी उनका कैंप है, भूटान में भी था उसमें. धीरे धीरे पीस ट्रीटी की तरफ आए. तो अभी इनकम्प्लीट पीस बोला जाता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किए हैं वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं. वो बात करते हैं कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको एक ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में तभी हो सकता है. इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया रिमेन अ लिटिल चेंज्ड आफ्टर द ट्रेड पैक्ट. तो ये दिखाते हैं कि सिर्फ ट्रेड पैक करने से काम नहीं होगा, आपको स्पेसिफिक एरियाज में काम करना पड़ेगा कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया का कुछ डिमांड है कुछ गुड्स का होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज करें, अपने पॉलिसीज लाएं या फिर आप MSME के अंडर इंटरवीन करें. तभी जाके स्पेसिफिक एरियाज के अंदर में आपका डिफरेंसेस है वो कम हो सकता है. इंजीनियरिंग गुड्स हो गया या फिर लिथियम से रिलेटेड हो गया, कोल हो गया, कोक का इंपोर्ट हो गया, ये सब स्पेसिफिक एरियाज हो गए. फार्मास्यूटिकल, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग. तो इंडिया एक्टा साइन हुआ था, एक्टा. सीपा साइन हुआ था UAE के साथ, एक्टा इससे. FTA हो गया जापान से. तो सीपा सबसे बड़ा है, उसके नीचे में एक्टा हो गया, उसके सबसे नीचे में फिर FTA हो गया. इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द नेशन ऑफ द सेवर्स टू इन्वेस्टर. तो
नेशन और सेवर भी इंपॉर्टेंट है। सेविंग रेट 30% के आसपास, 29-30% के आसपास है। वो जब क्राइसिस आता है, वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आता है, तो वो एक तरह का कशन प्रोवाइड करता है टू डील विद सच क्राइसिस, परिवार के अंदर में भी। और इन्वेस्टर हो गया कि उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब नॉर्मली ग्रोथ होता है इकोनॉमी का, तो सेविंग रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप पैसा को रखते हो बैंक में तो उससे प्रोडक्टिविटी नहीं रहता है वो फंड का। आप इससे इन्वेस्ट करो। तो इसलिए दोनों का हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है। अभी मानसी, राइट। यू कैन टेक अ फाइनेंस एक्सपीरियंस। Okay, so in Financial Express newspaper, so offshore gaming apps पे गवर्नमेंट इज क्रैक डाउन, मेनी वेबसाइट्स एंड एप्स बीन ब्लॉक्ड। तो ऑफशोर मतलब कि जो आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी दे वर फंक्शनिंग एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट, तो बाहर से कंट्रोल की जा रही थी। सो इंश्योरिंग द compliance, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज whether they are based in India or outside India, they are mandated to pay 28% GST on entire face value of the bets जो भी की जाती है। मतलब गेम्स ऑफ चांस और गेम्स ऑफ स्किल्स की हम बात करते हैं, तो गेम्स ऑफ चांस में वीसी की मनी इज इन्वॉल्व। And no overseas online gaming company registered in India since October। ओके, तो ये डेटा है कि आफ्टर जो रेगुलेशंस इम्पोज की गई हैं उसके बाद देखा गया कि कोई मतलब एक्चुअली जो चाहते थे वो ही हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो इंटेंट था बिहाइंड द रेगुलेशंस। तो यहाँ पे हमने बात की है कि गेम ऑफ स्किल्स इम्पोर्टेंट है, बट गेम्स ऑफ चांस में ही कि वो इम्पोर्टेंट भी क्यों है कि उस पर टैक्स भी इम्पोज किया गया, उनको कम्प्लीटली बैन भी नहीं किया गया। अगर वो इतने हार्मफुल होते तो गवर्नमेंट वुड हैव कम्प्लीटली बैंड, बट उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया। तो इट इज नाउ वन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन ऑल्सो। एंड नेगेटिव में हम ये भी बात करते हैं कि द इम्पैक्ट दैट दे विल बी हैविंग ऑन द यूथ, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ऑन द माइंड सेट। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, सो वी आर सीइंग कि दे आर टेक सेवी, तो गेम्स के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से नेचर ऑफ गेम्स ज्यादा पॉपुलराइज हो रहे हैं ट्रेंड में। एंड ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे गेम्स भी है जिसकी वजह से द चिल्ड्रन और द यूथ हैव आल्सो एंडेड अप देयर लाइव्स। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं। तो दिस इज शोइंग कि इंडियाज कैपिटल मार्केट में जो ट्रेंड देख रहे हैं, मिड कैप दे रोज टू $1 trillion दिस ईयर। सो 28% रिटर्न हैव बीन रिकॉर्डेड एंड इंडिया बीट्स टॉप ग्लोबल मार्केट्स। तो टॉप में भी सौ की यूएस, देन वी हैव China, and then India is there in terms of the market capitalization। यहाँ पे खाली मिड कैप की बात हो रही है। सो फॉग स्ट्रैटेजी एयरलाइंस की जब हम बात करते हैं, तो दिस हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड फॉग फॉर द लास्ट 3 to 4 days। एंड क्या मेजर्स हम ले सकते हैं स्पेसिफिकली एयरप्लेन्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो कैट 2 एंड कैट 3 ट्रेन्ड पायलट्स ड्यूरिंग द फॉग आवर्स। सो यहाँ पे हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं, द ट्रेनिंग ऑफ द पायलट्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी आई थिंक कुछ हो सकता है इन विच कैन हेल्प इन बेटर विजन। जैसे हमने कल कार्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी, फॉग लाइट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। So fiscal deficit target is at 5.9% for the current financial year according to the FRBM Act. So we have seen कि almost 51% the target fiscal deficit has been achieved, and एनालिस्ट का कहना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है दैट मे बी मिस्ड। सो वही कि जब हम एनुअल एक बजट प्रेजेंट करते हैं, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, तो उसमें वी हैव ऑल दीज लाइक बजट एस्टिमेट्स जो आने वाले साल के लिए
एक हमारे लिए फोरकास्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो गिवन दैट ये बोला जा रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट इट माइट बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट उसको मिस कर दे। सो नेट टैक्स रिसीप्ट्स दे हैव इंक्रीज बाय 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड जो बजटेड एस्टिमेट था वो था 11% इंक्रीज होनी चाहिए, बट दे हैव सरपास दैट। सो विच इज शोइंग अ गुड एंड अ पॉजिटिव पिक्चर। यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्स बायंसी की, टैक्स टू जीडीपी रेशियो की। सो गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ रेट बोल रहे हैं कि इट विल कंफर्टेबली क्रॉस 6.5%। यहाँ पे वी हैव द शेयर ऑल्सो बिटवीन मेल फीमेल एंड ओवरऑल क्या है, डिक्लाइनिंग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वी सी फीमेल्स में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज की हम बात हो रहे हैं 6.6%, देन वी हैव द ओवरऑल एट अराउंड वी कैन से क्लोज टू 5%, स्लाइटली अबव 5% है। तो यहाँ पे औशिक आप क्या बोलोगे कि अर्बन एरियाज में जो वुमेन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, व्हाट कैन बी द रीजंस की ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए है क्योंकि पहली बात है कि डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब नहीं है। दूसरा कि जो मिडिल क्लास का परिवार का जो एक लॉन्ग टर्म रहता है कि आप घर में रहो, बाकी फिर कमा ही रहे हैं हस्बैंड, तो उसी कारण भी होता है, जो सेटअप होता है पैट्रिकल सेटअप होता है उसी कारण भी है। और एक सेफ्टी का भी एक रीजन हो सेफ्टी सकता के है। पीछे। रूरल में ज्यादा जॉब हमें या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने के लिए मिलता है, फिर जो अनस्किल्ड सेक्टर है, लेबर फोर्स है, उसमें वुमेन के एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए भी हम्म। अर्बन के कंपैरेटिवली रूरल में ज्यादा देखने के लिए मिलता है एम्प्लॉयमेंट हाँ, रेट। ये अच्छा पॉइंट है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, या एम्प्लॉयमेंट में उनका ज्यादा शेयर है। और जैसे कि हम अगेन रूरल एरियाज की बात करते हैं तो स्पेसिफिक टर्म इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो सुकन्या समृद्धि योजना 3 ईयर टर्म जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको और इंक्रीज किया जाएगा, सो दैट अगेन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए एक स्कीम है कि आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में, एंड आफ्टर सम इयर्स लाइक व्हेन द इवन व्हेन, या मतलब दो ऑप्शन होते हैं, व्हेन दी गर्ल चाइल्ड अचीव्स द एज ऑफ 18 ईयर्स तब आप उनके एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। And there's one more aspect. So not mandatory for the banks and NBFCs to raise the green funds. So green funds है कि they'll be used for the environment conservation protection या green energy renewable energy projects के लिए. So RBI said that not mandatory for the banks and NBFCs to raise the green funds, but in case they intend to do so, they must follow the prescribed framework. So यहाँ पे framework for acceptance of the green deposits. Like even as a from the perspective of consumers also, अगर हम पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ग्रीन डिपॉजिट्स और डिफरेंट कैटेगरीज आर बीइंग मेड अवेलेबल, लाइक ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स। सो उनको फाइनेंस और फंड करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन फंड्स बोले जाते हैं। सो हमारे पर्सपेक्टिव से भी हम बोल सकते हैं कि एक मोर सेफर ऑप्शन हो सकता है। एक वी कैन से एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेफ्टी ऑल्सो कि आने वाले टाइम में इन सेक्टर में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं या इंटरेस्ट ज़्यादा है, इवन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो हम बात कर रहे हैं, तो इस ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा तो रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। सो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये हम एक चैलेंज जो बात करते हैं, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी विद द ट्रांसमिशन लाइंस, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस है, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक चैलेंज है हमारे लिए। एंड एक और जो चैलेंज है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में वो एनर्जी स्टोरेज। सो वी आर ऑल्सो हैविंग लाइक
we've launched different projects and different schemes, battery energy storage system, so different schemes are there. And in this context, जैसे हम आज बात भी कर रहे थे कि lithium ion batteries और ज़्यादा important हो जाएंगी, and हमने बात करी थी कि even sodium ion batteries भी important हैं in terms of energy storage, and दोनों को अगर हम compare करते हैं lithium ion sodium ion, तो उसमें sodium ion की we are like better, we have better expertise in that, plus they are less cost intensive also, so उनको larger scale पे produce करना भी easy है. So strengthening healthcare. So Union government is following a holistic approach to health, but not only upgrading and expanding the healthcare in country, but also creating more medical and nursing colleges. So healthcare की जब हम बात करते हैं तो different aspects में इसको हम 2-3 methods है जैसे break कर सकते हैं. एक तो हो गया कि healthcare services के perspective से, then medical education, and then infrastructure के perspective से, and trained and skilled doctors, तो registered practitioners और इस context में, and healthcare में, and next aspect would be drugs and pharmaceuticals, their standard and the price regulation. तो एक ये हो गया, और एक इसको healthcare जो simply है primary, secondary and tertiary healthcare में we can break this up. So और एक जो general aspect भी रहता है, we argue for कि universal health coverage होना चाहिए या universal healthcare services. तो औशक इस पे आप क्या बोलोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो मॉडल है और इंडिया में? वेस्टर्न कंट्रीज का जो मॉडल है वो यूएस मॉडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है। जर्मन मॉडल है कि आपको बेसिक आप पेमेंट कर दो, आपको फ्री हेल्थ केयर है। तो दो मॉडल है वेस्टर्न कंट्रीज में। इंडिया में जो मॉडल है कि जो रिच सेक्शन है या फिर जो मिडिल क्लास है उनके लिए इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है कि आप इंश्योरेंस लो, और जो पूरा सेक्शन है उसके लिए PMJY फ्री। तो ये हाँ, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि जो पेनिट्रेशन लेवल ऑफ द इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दैट ऑल्सो इंक्रीज। तो ये हुआ भी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द COVID-19, और जो इम्पैक्ट हुआ तो और लोगों को अच्छे से समझ में आया कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। So tires that don't tire. So Indian companies can emerge as global favorite next year. So India is the leading tire manufacturer in the world. In this decade, industry will increase its revenue 2.5 times. And इसके अलावा when we talk about quality or cost effectiveness, so exports are contributing 1/3 of the Indian tire production, and cutting edge manufacturing employed by the Indians. This can be an important phrase. Price value equation that can deliver. So the industry is now making smart, connected tires and puncture-proof tires and tires for the electric vehicles. So tire industry भी important हो जाती है, and government initiatives भी रहे हैं. So in that case we are seeing कि countervailing duties, anti-dumping duties हमने impose करी है on the imports. तो जो imports हम चाइना से कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कर रहे हैं, imports भी डिक्लाइन हुए हैं, and we have also imposed countervailing anti-dumping duties. सो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो होती हैं उसके पीछे पर्पस यही होता है कि एज अ काउंटर मेजर, कि सपोज एक कंट्री ने अगर टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं व्हिच इज हैम्परिंग आर एक्सपोर्ट्स, तो एज अ काउंटर मेजर हम भी उनके इम्पोर्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज कर देते हैं। एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की जाती है मोस्टली, हमने ये सुना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हम इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना, लाइक चाइनीज टॉयज हो गया या अदर इम्पोर्ट्स। सो इसमें जो मेन रीजन रहता है यही कि अगर सपोज चाइना उन्हीं गुड्स को अपनी मार्केट में सपोज एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल कर रहा है, बट वो एक्सपोर्ट उनको उससे भी लोअर मार्केट प्राइस पे कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से चाइना उन गुड्स को इंडिया में डंप कर रहा है इतने सस्ते प्राइसेस पे कि उनके मार्केट प्राइसेस से भी लोअर प्राइसेस है, तो उसको एंटी डंपिंग उसके अगेंस्ट हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। सो आत्मनिर्भर भारत का इंडियन टायर इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस है। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस, सो
प्रोजेक्ट द गॉट द टायर प्लेयर्स, रबर बोर्ड का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एंड रबर की हम बात करें कि इंडिया में वेयर डू वी हैव द रबर ट्रीज एंड रबर प्लांटेशन, सो दिस कैन बी लुक्ड इनटू साउथ केरल, क्लाइमेटिक कंडीशंस सबसे केरल। और लाइक टाइप्स ऑफ रबर जो इंडिया में हम मैन्युफैक्चर करते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट में भी है फॉर रबर प्लांटेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। सो स्टेडी सप्लाई इम्पोर्टेंट है। वी हैव इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट बाय 50%। पैंडेमिक की वजह से एक बूस्ट भी मिला है। स्टेडी सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी में जैसे स्मार्ट टायर्स जहाँ वर्ड यूज किया गया था, तो टेक्नोलॉजी हमें डेटा प्रोवाइड कर सकती है अबाउट टायर प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्यूल कंजम्पशन। तो इवन जो क्वालिटी ऑफ टायर्स है वो फ्यूल एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं व्हीकल्स में। दो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेल्फ हीलिंग टायर्स ऑटोमेटिकली रिपेयर द पंक्चर्स। तो व्हाट लाइक और क्या चाहिए। एआई इनेबल्ड टायर्स, वो एनालाइज कर सकते हैं हमारा ड्राइविंग पैटर्न कैसा रहा है। तो ये भी इवन जब हम बात करते हैं कि राइजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सो इवन एआई यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि हमारा ड्राइविंग पैटर्न जो है उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टेट टॉपिक था। यूटी है जहाँ पर रबर ग्रोथ की जाती है। केरला, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, गोवा और अंडमान निकोबार। ठीक है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल जब हम यूपीआई पेमेंट्स की बात करते हैं, भारत पे की बात करते हैं। सो यूपीआई फॉर द सेकेंडरी मार्केट, it would be launched and it would be available for that in its beta phase for the equity cash segments। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो हम बात करते हैं। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये इम्पोर्टेंट है फॉर क्लियरिंग द ट्रांजैक्शंस। पायलट बेसिस पे इसको पहले लॉन्च किया जाएगा। So forex reserve now they stand at $620 billion, so all time high पे है। 21 month high, तो all time high तो हमने COVID-19 के टाइम पीरियड पे रिकॉर्ड किया था, but we are again moving closer to that। तो 21 month high पे तो है, तो it reflects the strength in the Indian economy and even investors' confidence। न्यूज़ मेकर्स 2023 में। सो औशिक आप क्या डिसाइफर कर सकते हो सारी पिक्चर्स से, कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पहला हाईलाइटेड है? चंद्रयान 3, प्रज्ञान रोवर प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर। सेकंड इज बैनिंग ऑफ द 2000 नोट्स बाय द आरबीआई। उसके बाद एक गाजा हम इसराइल हमास वॉर के हिसाब से। उसके बाद फिर राइट साइड में देखा जाए टॉप में, तो फिर जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उनको म्यूजियम बनाया जाएगा फॉर द पब्लिक हम्म गैलरी। और जो न्यू पार्लियामेंट है ट्राइडेंट फेस में, तो उसमें दिखाता है कि 3 स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी वो दिखाता है, और फिर राज्यसभा लोकसभा का नया पार्लियामेंट है। नीचे आए तो अ, एक टर्की टर्की में भूकंप भी आया था, तो उस पर होगा शायद नीचे वाला। हम्म, फिर डेथ ऑफ वही है। एलिजाबेथ क्वीन, नीचे वाला फॉरेस्ट फायर। ये कहाँ, ये नहीं पता कहाँ पे है। हम्म ठीक है, फॉरेस्ट फायर हूँ। नीचे में LGBTQ प्राइड परेड होगा इंडिया। हम्म और ये डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर में एलिगेशन था, तो इनको एक कन्विक्ट भी किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये AI जनरेटेड इमेज है हम्म नीचे वाला। तो ये अच्छा, बस ये पता लगा कैपिटल सकते। हिल अटैक्स वाला हाँ, तो ये AI जनरेटेड इंसिडेंट हो इमेज है सकता ये ऐसे नहीं है, हो नहीं सकता ऐसे। है। ये भाग रहे हो। हम्म और नहीं पता बाकी ये। और ये स्पेस वाला है, ओल्डेस्ट ब्लैक होल।